Hello and welcome to second part of Computer Fundamentals series, and today we are going to discuss about history and generations of computers. So without wasting any time, let's get started. क्या हिस्ट्री वो भी कंप्यूटर की क्या बात कर रही हो। हाँ, हर चीज की कोई ना कोई हिस्ट्री तो जरूर होती है, जैसे आपकी और मेरी, तो कंप्यूटर की क्यों नहीं हो सकती। तो भाई, कंप्यूटर की कहानी शुरू होती है एक डिजायर से, दैट इज टू कैलकुलेट एनीथिंग फास्टर। एज वी नो दैट कंप्यूटर इज अ कैलकुलेटिंग डिवाइस, एंड कंप्यूटर की डिस्कवरी का भी यही रीजन था कि कोई एक ऐसी मशीन बनाई जाए, और या फिर कोई एक ऐसे डिवाइस बनाई जाए जिससे हम अपना कैलकुलेशन को फास्ट कर पाए। तो सबसे पहले बना अबाकस, जिसे चाइना में बनाया गया था। तो हम इसे कह सकते हैं कि अबाकस चाइना का माल है। अबाकस को आपने कभी ना कभी अपने लाइफ में तो ज़रूर देखा होगा। अगर नहीं देखा तो मैंने वीडियो में इमेज दी है, ज़रूर देख लें। देन इन 1642 ब्लेज पास्कल ने अपने फादर को हेल्प करने के लिए कैलकुलेशन में एक मशीन बनाया, जिसे कि हम आज मैकेनिकल एडिंग मशीन के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता था कि जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया जाता था। इन लेट 1671 गॉटफ्रीड लेबनिज, जो कि एक मैथमेटिशियन और फिलोसोफर थे, फर्स्ट कैलकुलेटर बनाया फॉर मल्टीप्लिकेशन, विच इज known as Leibniz wheel। इन 19th सेंचुरी चार्ल्स बाबेज, जो कि एक मैथमेटिशियन थे और जिन्हें हम फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, डिफरेंस इंजन का डिज़ाइन बनाया और एक फ्रेमवर्क रेडी किया मॉडर्न डेज कंप्यूटर के लिए। बट फंडिंग इश्यूज की वजह से ये कंप्लीट नहीं हो पाया। इन 1842 चार्ल्स बाबेज ने एनालिटिकल इंजन का आइडिया दिया, बट वही सेम फंडिंग इश्यूज की वजह से ये भी कंप्लीट नहीं हो पाया। कुछ समझ में आए ना आए, इतना तो ज़रूर समझ में आता है कि इतना ज़्यादा दिमाग सिर्फ मैथमेटिशियंस के पास ही हो सकता है। इन 1940s डॉक्टर जॉन न्यूमैन ने स्टोर्ड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, एंड दिस आइडिया कंसिडरेबली इन्फ्लुएंस्ड द डेवलपमेंट ऑफ modern day computers. Till now, we have learned abacus made in China and give the idea for the development and making of mechanical adding machine, which was developed by Blaise Pascal in 1640. Then we came across Leibniz wheel, which was discovered by Gottfried Leibniz for multiplication. Then we come to know that difference engine was invented by Charles Babbage, who was a mathematician. Then in 1840, Charles Babbage gave the idea about analytical engine, and due to funding issues, both of the projects were cancelled out. And then in 1940s, Dr. John Newman gave the concept of stored programming, and this is the main idea for the development of digital computers. Now let us start generations of computers। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगी, दैट इज आपका कंप्यूटर कितना बड़ा है, या आपका फ़ोन कितना बड़ा है। एक टेबल में आ जाए उतना, या फिर आपके हाथ में आ जाए उतना। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से। तो ये एग्जिस्ट करता है बिटवीन 1945 to 1955। They were the fastest calculating device of that particular time। They were lucky means कि वो बहुत बड़े थे और उनको इंस्टॉल करने के लिए बड़े बड़े रूम की ज़रूरत थी। पर आपका कंप्यूटर तो आपके टेबल पर ही आ जाता है, बट उस टाइम पर वैसा कुछ नहीं था। दे आर मेड ऑफ व्हाट? वैक्यूम ट्यूब्स। ये एक तरह का डिवाइस होता है।
आपको इमेज ज़रूर दिख रहा होगा। देन क्या होता था कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर ज़्यादा पावर कंज्यूम करते थे, जिसकी वजह से उनके फ्रीक्वेंटली हार्डवेयर फेलियर्स होता था। तो इसको इंस्टॉल करना बहुत डिफिकल्ट होता था। दे वर मैनुअली गेट इंस्टॉल्ड एंड दैट्स वाई दे वर वेरी कॉस्टली। तो कॉस्टली के साथ साथ उनको प्रोग्राम करना भी बहुत मुश्किल था। तो नाउ लेट अस मूव ऑन। लेट्स मूव ऑन टू सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। ये एग्जिस्ट करते थे बिटवीन 1955 टू 1969। तो फर्स्ट दे वर फास्टर देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो ये थोड़ा मॉडर्न वर्जन था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का, हम ये कह सकते हैं। तो जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स थे वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से थोड़ा ज़्यादा फास्ट थे। तो दैट मीन्स इनको कम टाइम लगता था एक पर्टिकुलर काम खत्म करने के लिए। दे रिक्वायर्ड स्मॉलर स्पेस देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। ये थोड़े छोटे हो गए साइज में फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के मुकाबले। दे नीड एयर कंडीशनर रूम्स। एयर कंडीशन रूम उनको चाहिए था। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा पावर कंज्यूम करते थे। तो ज़्यादा पावर अगर कंज्यूम करेंगे तो ज़्यादा हीट एमिट करेंगे। तो हार्डवेयर फेलियर से बचाने के लिए उनको एयर कंडीशन रूम चाहिए था। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये ट्रांजिस्टर यूज होते थे यहाँ पे। दैट मीन्स सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर लगे होते थे। ये ऑल्सो एक डिवाइस है जिसका इमेज आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। देन दे वर डिफिकल्ट टू मेड कमर्शियल। इसको भी मैनुअली इंस्टॉल किया जाता था। So therefore they were also difficult to make it available commercially. Next क्या होता था कि they were more reliable than first generation computer। तो ये क्या है, ये इस पॉइंट का मतलब क्या है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर ज़्यादा पावर खाता था पर सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर उससे थोड़ा कम पावर खाता था। देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का हार्डवेयर फेलियर होने का चांस थोड़ा ज़्यादा था एज कंपेयर टू सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर आर मोर रिलायबल देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर एंड ऑल्सो दे वेर easier to program as compared to फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो ये हो गया सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर की बात। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आर एग्जिस्ट इन बिटवीन 1964 to 1975. They were faster than second generation computers. They required smaller space than second generation computer. That means इससे हमें क्या पता चलता है कि इनका साइज छोटा हो गया था एज कंपेयर टू सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है कि दे नीड एयर कंडीशन रूम्स। दे मतलब कौन? थर्ड जनरेशन कंप्यूटर नीड एयर कंडीशन रूम्स। सो इसका मतलब क्या हो सकता है कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स भी हीट एमिट करते थे और इससे क्या पता चलता है कि दे आर ऑल्सो पावर कंज्यूम ज़्यादा करते थे। तो नेक्स्ट क्या हो सकता है पॉइंट? इंटीग्रेटेड चिप्स, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स और आईसी चिप्स वेर यूज्ड इन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स। तो नेक्स्ट क्या है, इसको कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता था? दे वेर यूज फॉर साइंटिफिक एंड कमर्शियल पर्पस। इसे क्या समझे कि
इन्हें कुछ साइंटिफिक कैलकुलेशंस करने के लिए भी यूज़ किया जाता था और कहीं पर कमर्शियली भी यूज़ किया जा सकता था, दैट इज इन बिजनेस और एनी अदर प्लेसेस। नेक्स्ट पॉइंट क्या सकता है कि दे वर मोर रिलायबल। मोर रिलायबल, उधर भी मोर रिलायबल था, इधर भी मोर रिलायबल है। तो इधर मोर रिलायबल का मतलब क्या है कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में हार्डवेयर फेलियर के चांस थोड़े कम थे एज कंपेयर टू सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। नेक्स्ट, देर आर सम स्टैंडर्डाइज्ड high level language for programming of third generation computers। तो इससे क्या पता चल रहा है इस पॉइंट से कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स को प्रोग्राम करने के लिए कुछ स्टैंडर्डाइज, कुछ स्पेसिफिक हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम थे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि दे वेर टाइम शेयरिंग ओएस, मीन्स ये एक नया फीचर्स था थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के लिए। तो इतना काफ़ी है शायद थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के लिए। लेट्स मूव ऑन टू फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। Fourth generation computers are exist between 1975 to 1989। ओके, तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है इसके कैरेक्टरिस्टिक का, दैट इज दे वे फास्टर एंड चीपर, थोड़े सस्ते हो गए थे एज कंपेयर टू थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। नेक्स्ट क्या हो सकता है पॉइंट कि दे रिक्वायर्ड स्मॉलर स्पेस एज कंपेयर टू थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। नेक्स्ट क्या हो सकता है, दे नीड एयर कंडीशनड रूम्स। जैसे कि अब तक जितने भी हमने जनरेशन देखा सब में एयर कंडीशनड रूम चाहिए, तो इसको भी एयर कंडीशन रूम चाहिए एज it also emits some heat। Then there are LSI and VLSI chips were used inside fourth generation computers। ओके, क्या समझे, समझ में आया कुछ? तो नेक्स्ट पॉइंट में चले, जनरल पर्पस मशीन्स। तो इस पॉइंट से ये समझ में आता है कि फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आज जनरल पर्पस मशीन, मतलब जनरली इसको यूज किया जाता था फॉर एनी यूज, कुछ भी हो सकता है इसका यूज। दे वर रिलायबल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इज नेग्लिजिबल। मतलब इसमें क्या होता था कि हार्डवेयर फेलियर के चांस बहुत ही कम हो गए थे इसमें, और इनका जो मेंटेनेंस का खर्च था मतलब बहुत ही कम हो गया था। तो हार्डवेयर फेलियर भी बहुत कम हो गया और इसका मेंटेनेंस का कॉस्ट भी बहुत कम हो गया। इसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस था। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या है, आप जो अपने कंप्यूटर में जो देख रहे हैं, जो आइकॉन्स होता है, ये सब जो देख रहे हैं अब, इसको हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बोलते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट, दे वर अफोर्डेबल एंड सुइटेबल फॉर पर्सनल यूज। तो मतलब पर्सनल यूज के लिए बहुत ठीक सही थे, समझ लो। नेक्स्ट, इसमें क्या होता था कि पीसी बेस्ड, मतलब पीसी मतलब क्या, पर्सनल कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशंस फॉर ऑफिस एंड होम्स वेर यूज्ड। मतलब जैसे कि आप यूज़ करते हैं विंडोज़ का जो MS वर्ड, देन MS एक्सेल, ये सब टाइप के एप्लीकेशन आ गए थे। यही इसका मतलब, मैं जो बोल रही हूँ इसका मतलब ये नहीं कि विंडोज़ और विंडोज़ के जो MS वर्ड, MS एक्सेल ये सब आ गए थे, मतलब उस टाइप के कुछ एप्लीकेशंस उस जनरेशन, मतलब फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में आ गए थे। तो चले आगे बढ़े फिफ्थ जनरेशन की ओर। तो लेट अस मूव ऑन टू फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। सो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स,
they are exist between the range of 1989 to present. टू प्रेजेंट का मतलब जो अभी तक जो भी कंप्यूटर्स हम यूज़ करते हैं या फिर जो फ़ोन हम यूज़ करते हैं, ये सब 5th जनरेशन में आ जाते हैं। तो इनके फीचर्स तो आप गेस लगा ही सकते हो कि क्या क्या हो सकता है कि दीज आर फास्टर, चीपर एंड पोर्टेबल। और पोर्टेबल का मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक जिसे हम लेकर जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है इसमें, दे रिक्वायर स्मॉलेस्ट स्पेस। तो स्मॉलेस्ट स्पेस का मतलब आप अपने लैपटॉप को टेबल के ऊपर रख सकते हैं कि नहीं, अपने फ़ोन को अपने हाथ पर पकड़ के घूम सकते हैं कि नहीं। तो दे, इससे पता चलता क्या है कि दे रिक्वायर स्मॉलर स्पेस। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ULS चिप्स वेयर यूज। ये जैसे हम लोग पहले फर्स्ट जनरेशन में जैसे वैक्यूम ट्यूब यूज होता था, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज होता था, थर्ड जनरेशन में IC चिप्स यूज होता था, फिर फोर्थ जनरेशन में कौन सा वाला LSI चिप्स यूज होता था, वैसे ही 5th जनरेशन में ULS चिप्स यूज होता है। नेक्स्ट क्या है, दे वेर जनरल पर्पस मशीन्स। तो फॉर जनरल पर्पस मशीन्स ये जो 5th जनरेशन के हैं, ये सब जनरल पर्पस मशीन्स है फॉर जनरल यूज। तो नेक्स्ट क्या है, इसमें जो पार्ट्स होता है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, दैट इज दे हैव रिप्लेसेबल पार्ट्स, और वी कैन से दैट रिप्लेसेबल पार्ट्स आर ऑल्सो अवेलेबल फॉर दिस 5th जनरेशन कंप्यूटर। नेक्स्ट पॉइंट क्या सकता है, दे हैव यूजर फ्रेंडली एंड मल्टीटास्किंग। यूजर फ्रेंडली क्या, इंटरफेस, और मल्टीटास्किंग का मतलब क्या होता है, बहुत सारी टास्क को एक साथ मैनेज करना। कुछ समझ में आया? अगर नहीं आया तो कमेंट में लो। नेक्स्ट क्या है, अफोर्डेबल। दीज आर अफोर्डेबल, दैट मीन्स आप इसे आराम से खरीद सकते हो। क्या आप खरीद नहीं सकते? देन नेक्स्ट पॉइंट क्या हुआ कि दे वर यूज्ड इन एनी फील्ड्स, दे कैन बी यूज्ड इन एनी फील्ड्स। नेक्स्ट, दे कंज्यूम लेस पावर। अच्छा, एक बार आप अपना लैपटॉप को या फिर फ़ोन को चार्ज कर लो तो पूरा दिन भर चलता है कि नहीं। अपार्ट फ्रॉम दैट कि अगर आपका फ़ोन अगर ख़राब हुआ तो वो नहीं चलेगा। अगर आपका लैपटॉप ख़राब हो गया, जैसे मेरा ख़राब होने वाला है, तो वो नहीं चलेगा ज़्यादा टाइम तक। तो अगर आपका नया फ़ोन है या फिर एक नया लैपटॉप है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो उसको एक बार चार्ज करने के बाद वो एक दिन तक तो चल ही जाता है, या फिर कुछ घंटे तो कम से कम चल ही जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि दे कंज्यूम लेस पावर, और इसमें हार्डवेयर फेलियर के चांस तो बहुत ही कम होते हैं। इसमें कूलिंग के फंक्शंस कुछ होते हैं, कुछ हार्डवेयर सिस्टम कुछ बना हुआ होता है जिससे कि इसका कूलिंग में थोड़ा हेल्प होता है, तो ज़्यादा हीट एमिट नहीं करता, और पावर ज़्यादा खाता नहीं है तो हीट भी एमिट नहीं करेगा, मतलब इस सेंस से देखा जाए तो लेस चांस ऑफ हार्डवेयर फेलियर। तो हमने अब तक 5th जनरेशन कंप्यूटर का भी ख़त्म कर दिया। सो आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर कमेंट करिए और बताइए कि आपको क्या लगता है इस वीडियो के बारे में। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के भी काम आ सकता है तो इसको ज़रूर शेयर करें, और अगर थोड़ा भी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या फिर कुछ भी अगर इन्फॉर्मेशन इस वीडियो ने दिया तो ज़रूर लाइक करें। इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है ताकि मैं और वीडियोस बना पाऊँ। तो थैंक यू, and don't forget to subscribe my channel for this type of videos. So bye.